गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा था भारतीय संविधान का एक टॉपिक मैंने करा चुका हूँ जिसका नाम है अनुसूचियाँ। आई होप, मुझे आशा है कि वो आपको टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा एक नया सब्जेक्ट होता है सामान्य ज्ञान में जिसका नाम है ज्योग्राफी, भूगोल। तो हम लोग इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे यहाँ इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन रिलेट करता है। तो हम लोग सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, उसके बाद में हम लोग इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चलेंगे। चलिए, तो आज हम लोगों का नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी। तो हम इसको एक एक करके पूरा विस्तार से बिल्कुल कंप्लीट ज्योग्राफी को समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। तो अगर मैं ज्योग्राफी की स्टार्टिंग की बात करता हूँ तो आप लोग जानते हैं ज्योग्राफी मतलब भूगोल। तो भूगोल, भू मतलब पृथ्वी होती है, ठीक है, और गोल मतलब पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो इसके लिए कुछ आपके साइंटिफिक कारण बताए गए हैं। तो इस तरीके से जितना भी जलवायु परिवर्तन हो गया, मिट्टियाँ हो गया, कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो देखो दो वर्ड होता है, एक होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी, आप लोगों से कोई पूछ बैठे कि भाई बताइए ज्योग्राफी का क्या अर्थ होता है, ज्योग्राफी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, ज्योग्राफी को दो पार्टों में तोड़ लो। किस किस से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। आप लोग जानते हैं जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का हिंदी में मीनिंग होता है पृथ्वी। ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मीनिंग होता है वर्णन। क्या होता है, वर्णन। तो अगर मैं ज्योग्राफी की डेफिनेशन की बात करूं तो हम बोलेंगे पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी कहलाता है। दोबारा समझते हैं। अगर आप लोगों से कोई ये पूछ बैठे कि भाई बताइए ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, तो आप उसको दो पार्टों में तोड़ के बता देना। एक क्या होता है, जियो, और एक हो गया ग्राफी, ठीक है। तो जियो का मीनिंग होता है अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी। ग्राफी का मीनिंग इंग्लिश में होता है डिस्क्रिप्शन, और हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग वर्णन। तो हम डेफिनेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाता है। पहला पॉइंट ज्योग्राफी लिखा है अभी मैंने, इसको अच्छे से समझ लो कि जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, इसी को ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन एक वर्ड फिर और आता है आप लोगों के सामने जिसको बोलते हैं जियोलॉजी। क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। दोनों वर्ड कंफ्यूज करते हैं। तो कहोगे जियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, तो देखते हैं भाई क्या करेंगे, इसको भी तोड़ लो, जियो प्लस लॉजी, या लोगस भी कह सकता हूँ, LOGES, लोगस भी कह सकता हूँ, या लॉजी तोड़ लीजिए, जैसा चाहो वैसा कर लीजिए, ठीक है। जियो प्लस लॉगी या लोगस। तो जियो का मीनिंग अभी बताएं हम, क्या, पृथ्वी, अर्थ। क्या हो गया, पृथ्वी, ठीक है। और लॉगी का मीनिंग होता है टू स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी, या फिर हिंदी में बोलूँगा अध्ययन, अध्ययन। अब हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखो अब अगर मैं इसका डेफिनेशन बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी का अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी कहलाता है। दोनों में
पहले तो आपको बिल्कुल डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, एक नहीं हैं। जियोग्राफी, ग्राफी का मतलब वर्णन करेगा, कोई एक ऐसा वैज्ञानिक होगा जो इसके बारे में बताएगा, इसकी थ्योरी को बताएगा कि कैसे आपके बलित पर्वत का निर्माण हुआ, कैसे हिमालय बना, किस तरीके से आप लोगों की रॉक्स खिसकती हैं, कैसे इनमें विवर्तनीय परिवर्तन होता है, ये सब बताएगा जियोग्राफी के अंतर्गत। लेकिन उसको जो पढ़ते हैं उसे बोलते हैं जियोलॉजी, अध्ययन, स्टडी। आप भी स्टडी कर सकते हो, मैं भी स्टडी कर सकता हूँ, और कोई भी स्टडी कर सकता है, इसे बोलते हैं जियोलॉजी। पृथ्वी का अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाता है। इतने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। क्लियर है? दो ही वर्ड बताए अभी तक मैंने, एक तो जियोग्राफी और एक होता है जियोलॉजी। बिल्कुल आप लोगों के माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि जियोग्राफी क्या होता है और जियोलॉजी क्या होता है। एक आध बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि लॉगी का मीनिंग बताओ, तो लॉगी का मीनिंग होता है टू स्टडी, किसी चीज़ का अध्ययन करना। और ऐसा भी ध्यान रखना कि लॉगी शब्द जो जिसके आखिर में जुड़ेगा तो वहाँ पर भी ये अध्ययन का आप लोगों को अर्थ देता है। जू, जू मतलब क्या होता है? एनिमल, और लॉगी मतलब क्या हो जाएगा? अध्ययन। तो जूलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? किसका? जानवरों का अध्ययन। वायो, वायो मतलब क्या होता है? जीव। लॉगी मतलब क्या होता है? अध्ययन। वायोलॉजी मतलब किसका? बायो मतलब क्या होता है आप लोगों का? पूरा बायोलॉजी का अध्ययन। समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। दो वर्डों के मीनिंग समझे, एक होता है जियोग्राफी, एक होता है जियोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो आप लोगों से इम्पोर्टेंट भी है और पूछा भी गया, काफ़ी बार पूछा गया है, देखा गया है, अब वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देता है वो, रियल फाउंडर ऑफ जियोग्राफी, रियल फाउंडर ऑफ जियोग्राफी। रियल फाउंडर, रियल का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक जनक। आपसे ये कह रहा है कि भाई क्वेश्चन ये है कि ज्योग्राफी के वास्तविक जनक कौन हैं? तो ध्यान रखना, ज्योग्राफी के वास्तविक जनक हैं इरोटोस्थनीज। मैं इधर लिख रहा हूँ इरोटोस्थनीज। ध्यान रखना है, अगर गलती कर दी तो क्वेश्चन चला जाएगा। इरोटोस्थनीज, इरोटोस्थनीज। तो रियल फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? इरोटोस्थनीज। इनके बारे में एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ जो आप लोग ध्यान रखना, बीपीएस बिहार वाले में पूछा गया था। क्या था कि इरोटोस्थनीज के द्वारा कोई और भी काम किया गया। बिल्कुल सही बात है, यहाँ ध्यान रखना, टेम्परेचर, टेम्परेचर का वर्णन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने तापमान को डिस्क्राइब किया है या जिसने वर्णन किया था। ठीक है, डिस्क्राइब का मतलब होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना, बताना। तो ध्यान रखना, इरोटोस्थनीज ही वो पर्सन है जिन्होंने टेम्परेचर को डिस्क्राइब किया था। तो ध्यान रखना, रियल फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी कौन कहलाते हैं? इरोटोस्थनीज। यहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एकदम। तीन वर्ड पढ़ लिए हैं, एक पढ़ाया हम लोगों ने, कौन सा? जियोलॉजी, जियोग्राफी, और तीसरा हमने पढ़ा है रियल फाउंडर ऑफ जियोग्राफी। वास्तविक जनक कौन है ज्योग्राफी के? तो वास्तविक जनक जो हैं वो कौन है? इरोटोस्थनीज हैं, इरोटोस्थनीज। और टेम्परेचर का भी वर्णन इन्हीं ने किया है। चलिए ये तो हो गई बेसिक नॉलेज ज्योग्राफी से जो हमें पहले पढ़ने पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आप कहेंगे ये इंट्रोडक्शन, भाई किसी चीज़ को स्टार्ट करना है तो उसका इंट्रोडक्शन मस्ट होता है, तभी तो समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या आया। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन की। देखिए इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जब इंट्रोडक्शन की बात करूँगा तो मैं ये बोलूँगा सबसे पहले
भारत के पॉइंट अच्छा है और यहीं पर याद कर लेना इसको अभी के अभी। ये क्वेश्चन देखा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। भारत के अन्य नाम, भारत के अन्य नाम, कि भारत के अन्य नाम पूछता है ये आपसे। बोले कैसे? जैसे पहला कहेगा इंडिया, आपसे कहेगा बताइए भारत का नाम जो इंडिया रखा था या दिया था वो किसने दिया था, वो कौन लोग थे जिन्होंने इंडिया कहा था? तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, ये थे यूनानी। कौन थे? यूनानी। और इन्हीं को ग्रीक्स कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, अच्छे से, कि भाई इंडिया वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत को इंडिया के नाम से पुकारा था? कौन थे? यूनानी। यूनानियों की ही देन थी, इसको इंडिया कहा गया। ऐसे ही इसी क्रम में आप लोगों से कहता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, कि भाई बताइए हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? तो ध्यान रखना, हिंदुस्तान जो नाम दिया था वो दिया था ईरानी या ईरानियों ने। ईरानी, इन्हीं को पार्शियन कहते हैं, इन्हीं को पार्सियन कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया है पार्शियन ने क्या नाम दिया था, ठीक है, ईरानी नहीं कहा, उसने क्या बोला था? पार्शियन कहा था, ठीक है। इंडिया, इंडिया को, इंडिया जो नाम दिया है वो ईरानियों ने दिया है। हिंदुस्तान नाम दिया है वो किसने दिया है? ईरानी लोगों ने दिया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपसे कहेगा भारत किसने नाम दिया? तो भारत आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, भारत राजवंश के नाम पर पड़ा। भारत या भरत ऐसे लिख लो, भरत राजवंश के नाम, ठीक है, भरत राजवंश के नाम पर पड़ा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछता है, आर्यव्रत भी हमारे देश का नाम था। आर्यव्रत, आर्यव्रत। तो जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब वहाँ पढ़ोगे आर्यों की भूमि। किसकी? आर्यों की भूमि। तो ध्यान रखना, आर्यों की भूमि जो है ना, वहीं से आर्यव्रत नाम लिया गया है। और एक नाम और है, 5 नाम है, जिसका 5वें का नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। तो ध्यान रखना, जम्बूद्वीप कहाँ पर लिखा हुआ है? पुराणों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। अब एक बार दोबारा से नज़र मारते हैं इन पे। भारत के अन्य नाम, इंडिया, इंडिया नाम दिया यूनानियों ने। ध्यान रखना है, यूनानियों को ही ग्रीक्स कहते हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम दिया ईरानी ने, जिन्हें हम पार्शियन कहते हैं। भारत, भारत जो पड़ा है वो भरत राजवंश के नाम पर पड़ा था। आर्यव्रत, आर्यव्रत जो है वो आर्यों की भूमि के नाम पर पड़ा था। और जम्बूद्वीप पुराणों में लिखा हुआ है कि जम्बूद्वीप का वर्णन है, इसलिए हम ये भारत के अन्य नाम में काउंट किया जाता है। आप लोग मुझे बताइए, ये 5 नाम क्लियर है नहीं है? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। क्लियर है? इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, आर्यव्रत और जम्बूद्वीप। इंडिया यूनानी, हिंदुस्तान ईरानी, भारत भरत राजवंश के नाम पर, आर्यव्रत आर्यों की भूमि और जम्बूद्वीप पुराणों में लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा मुझे लगता है। तो अब यहाँ पर भारत के जो इतिहास है, इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम, ये हो गया यहाँ पर इतिहास। ये 5 नाम हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे। देखिए, इसी क्रम में अब मैं आप लोगों से कहूँगा, ध्यान से सुनना, मैं एक पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, ग्लोब। ग्लोब, ग्लोब। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई पृथ्वी को किस चीज़ पर दिखाया जा सकता है,
पृथ्वी को किस चीज़ पर दिखाया जा सकता है? तो आप लोग याद रखना, पृथ्वी को अगर हमको दिखाना है तो किस चीज़ पर दिखा सकते हैं हम, किस पे लोकेट कर सकते हैं? तो ध्यान रखना किस पर, ग्लोब पर हम लोग इसको लोकेट कर सकते हैं। अब ये ग्लोब देखते हैं, ठीक है, ग्लोब क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, ग्लोब तो मैं बोल दे रहा हूँ क्या होगा यहाँ पर, लोकेटेड ऑन अर्थ। लोकेटेड ऑन अर्थ मतलब क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना, जिस पे वर्णन किया जाता है वो ग्लोब कहलाता है। लोकेटेड ऑन अर्थ, पृथ्वी का वर्णन करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। इसी पर हम इसको दिखाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना आप लोग, ग्लोब, ग्लोब में दो चीज़ें होती हैं। ग्लोब में, या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लोकेटेड ऑन अर्थ, लोकेटेड ऑन अर्थ। अब ये दो तरीके से होता है ग्लोब, ध्यान रखना आप लोग, दो तरीके से होता है। कौन कौन से दो तरीके? एक तो होते हैं हॉरिजॉन्टल, इस पे लाइन होती हैं हॉरिजॉन्टल, और एक होती है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, और वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। क्लियर? देखिए, ग्लोब पर दो चीज़ें होती हैं, दो लाइनें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आप लोगों की हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को कहते हैं क्षैतिज लाइन। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। आप कहेंगे ये किस तरीके से होती है, ये बता दीजिए, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर कौन सी होती है? तो ध्यान से समझिए, ये मैंने सपोज दैट ग्लोब बना दिया है। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये जो इस तरीके से मैं लाइन खींच रहा हूँ, इनको क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखना, ये जो इस तरीके से खींच रही हैं, इनको, ये कौन सी हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ध्यान रखना, ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से खींचने लगूँ लाइन को, तो ये कहलाती हैं वर्टिकल। कौन सी लाइन है ये? वर्टिकल लाइन है। ध्यान रखना, जो इस तरीके से खींची है मैंने, या सीधी कह दूँ, मैं सीधी कह दूं या इस तरीके से कह दूं, तो जो इस तरीके की लाइन है, ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। और ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, या अक्षांश रेखाएं कह लीजिए, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो मैंने ऊपर से नीचे की ओर खींची हैं वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर, तो ध्यान रखना, इनके लिए क्या कहा जाता है? वर्टिकली या वर्टिकल। ध्यान रखना, इनको क्षैतिज, नीचे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्षैतिज मतलब वर्टिकली क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएंगे आपकी? देशांतर, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दो चीज़ें समझे। देखिए, ग्लोब होता क्या है आखिरकार? तो जिस पर पृथ्वी को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, वो ग्लोब कहलाता है। ध्यान रखना, और ग्लोब में दो लाइनें होती हैं। एक तो होती हैं ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली। क्या बोलेंगे? वर्टिकली। और वर्टिकली को ही हम देशांतर रेखाएं कहेंगे, ठीक है। और एक होती हैं जो आपकी इस तरीके से सीधी सीधी खींची जाती हैं, इन्हें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहा जाता है? तो आप लोग बोलेंगे देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और कैसी होती हैं वो? ऊर्ध्वाधर होती हैं। और जो आप लोगों से ध्यान रखना, पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इन्हें हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कौन सी होती है? ये अक्षांश, और ऊपर से नीचे कौन सी हो जाएंगी? देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। ये हो गया आपका ग्लोब के बारे में। क्लियर है ना? तो
तो अक्षांश और देशांतर अभी पढ़ा कुछ नहीं है, अभी केवल इतना पढ़ा है कि 2 लाइनें होती हैं किसमें, ग्लोब में, जिसमें हम पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी जिस पे सिमटी हुई है वो 2 लाइनें होती हैं उस पर, एक तो ऊपर से नीचे की ओर और एक पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूरब से पश्चिम वाली को अक्षांश, ऊपर से नीचे वाली को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पॉइंट अच्छे हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा इसको। देखो अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार बना रहा हूँ इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, चित्र ऐसा ही बनता है मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ये हो गया ग्लोब, ये क्या हो गया, ग्लोब, ये आपका ग्लोब है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, मैंने इस तरीके से लाइन खींची, एक ये लाइन खींची है मैंने, ये वाली ये लाइन खींची है मैंने, और जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जा रही है, क्लियर, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से। इसी तरीके से मैंने और लाइनें खींची हैं, ये ऊपर खींची हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से है ये। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ लाइन नहीं खींचेगी, केवल क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। भाई जब मैं लाइन खींचते जा रहा हूँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा बिल्कुल जहाँ पर पृथ्वी चपटी हुई है, ठीक है, रेडियस उसकी कम हो जाती है, त्रिज्या कम हो जाती है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, केवल पॉइंट बनेगा। ऐसे ही मैं नीचे खींचता जा रहा हूँ, ये खींच रहा हूँ मैं, और ध्यान रखना एक टाइम यहाँ पर भी ऐसा आएगा जहाँ पर ये केवल क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, तो लाइन नहीं खिंचेगी। तो ध्यान रखना, इन पॉइंटों को हमने नाम दे दिया है, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, और इसे बोलते हैं हम लोग साउथ पोल। साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। इतना पॉइंट सबको आता है, इतना पॉइंट सब जानते हैं कि भाई ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो बोले इसमें नया क्या है भाई, ये तो हमको भी आता है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग, जो मैंने बीचों बीच लाइन खींची है, जो पृथ्वी के बीचों बीच, तो बीच के लिए क्या बोलते हैं, मध्य। मध्य के लिए, बीच के लिए क्या बोलते हैं, मध्य। तो मध्य, और किसका मध्य है, किसको दिखा रहे हैं, पृथ्वी को, तो पृथ्वी का मध्य है ना, तो पृथ्वी को बोलते हैं भू। तो क्या हो गया, कौन सी रेखा हो गई ये, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा हो गई ये, भूमध्य रेखा। और ध्यान रखना ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी, 0 डिग्री। तो और करके क्या लिख सकता हूँ मैं, 0, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। और क्या बोल सकता हूँ इसको, विषुवत, पढ़ाएंगे इसको, विषुवत रेखा। देखिए ये 3 नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। मैंने बोला पृथ्वी का आधा है, पृथ्वी का आधा मतलब भू, और भू मध्य रेखा, और जब भूमध्य रेखा है बिल्कुल आधे से आ रही है, और कहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी, 0 डिग्री से। ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री, और ध्यान रखना इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना, इसी को भूमध्य रेखा, इसी को 0 डिग्री रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो आप कहेंगे और कुछ क्या है इसमें, वो बताइए। तो ध्यान रखना, जब भूमध्य रेखा इस ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है, तो ध्यान रखना है ऊपर वाला पार्ट, ये जो उत्तरी ध्रुव है, तो ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव है तो ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ध्यान रखना ये दक्षिणी ध्रुव है तो ये कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इतना आपको समझ आना चाहिए कि ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होगा और नीचे वाला कौन सा गोलार्ध होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्लियर है ना।
यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि जो बीच से गई है तो भैया आधा काट रही है पृथ्वी को, तो मध्य काट किसको रही है? पृथ्वी को। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, या इसको अब आप कहोगे विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए कि विषुवत क्यों कहा जाता है इसके लिए, ठीक है। विषुवत रेखा भी इसी को कहा जाता है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला कौन सा हो गया आपका? दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। मेरा एक क्वेश्चन होता है, जो भूमध्य रेखा है, और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, भूमध्य रेखा पृथ्वी के नॉर्थ पोल से होकर जाती है, बी ऑप्शन है। साउथ पोल से होकर जाती है, सी ऑप्शन है। पृथ्वी के मध्य से होकर जाती है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि पृथ्वी के बीच से होकर जाती है। मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये आंसर गलत है। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कि आप लोग ध्यान रखना भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीच से या सेंटर से होकर नहीं जाती है। क्यों? अब समझते हैं। देखो समझो, ये क्या है? ये मान लो ये ग्लोब है, गोल है तो ये ग्लोब है। ध्यान से समझना, ये क्या है? ये समझ लीजिए ग्लोब है, ये इस तरीके का ग्लोब बना हुआ है ये पूरा। एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग बहुत अच्छे से कि भाई ये जो ग्लोब बना हुआ है, इस पर जो लाइन, अब मैंने इस पर लाइन खींची, ये मार्कर है, ये मैंने इस तरीके से बीचों बीच इसके लाइन खींची। आप मुझे बताओ क्या ये इसके सेंटर से होकर गया? क्या ये इसके सेंटर से होकर गई? क्या नहीं। तो आप कहोगे ये तो सरफेस से होकर गई है, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है नहीं जाती है? तो आप टिक मार दोगे सही है, नहीं गलत, ठीक है। ये कहाँ से होकर जाती है? पृथ्वी के ऊपरी सरफेस से होकर जाती है, ऊपरी सतह से होकर जाती है। ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर इसे लिख दे रहा हूँ, इधर नीचे साइड में लिख दे रहा हूँ, नोट करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ऊपर लिख रहा हूँ, नोट करके है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान रखना है, नहीं गुजरती है, बल्कि यह पृथ्वी के ऊपरी सतह सरफेस, ऊपरी सतह, नीचे मिट रहा है क्या? ऊपरी सतह से जाती है, ऊपरी सतह से जाती है। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि यह पृथ्वी के ऊपरी सतह से होकर जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना। हो सकता है वो भूमध्य रेखा की जगह आपसे विषुवत रेखा बोले वहाँ पर कि विषुवत रेखा क्या पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, तब भी आंसर होगा नहीं, ये सरफेस से होकर गुजरती है, ऊपरी वाले हिस्से से। मैंने बताया ये ऊपरी हिस्से से होकर गुजरती है, उसके सेंटर से नहीं जाती है। क्लियर है ना? यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और बनता है। देखिए यहाँ पर नॉर्थ पोल, अब ये 0 डिग्री है, ध्यान दीजिए ये 0 डिग्री हुआ। ऊपर बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तरीके से करते हुए ये जहाँ पर नॉर्थ पोल बनता है कितना डिग्री बनता है? ये 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। ऐसे ही नीचे भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। कितना डिग्री बनता है? यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बनता है।
क्लियर है ना। यहाँ पर भी ये कितने डिग्री बनेगा भाई 90 डिग्री, और ऊपर भी ये कितने डिग्री बनाता 90 डिग्री। तो नॉर्थ पोल कितने डिग्री पर होता है 90 डिग्री पर, साउथ पोल भी कितने डिग्री पर होता है 90 डिग्री पर। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन कहता है, मैंने बताया ये क्या कहलाते हैं अक्षांश, अभी मैंने अक्षांश की बात की है, तो आपसे पूछेगा टोटल अक्षांश पॉइंट कितने हैं, टोटल अक्षांश पॉइंट। मेरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो मैं क्वेश्चन कहना चाह रहा हूं, टोटल अक्षांश पॉइंट कितने हैं, टोटल अक्षांश पॉइंट कितने हैं। तो आप कहोगे गिन लेते हैं भाई, पता तो चल रहा है 90 ऊपर है, ठीक है, मैंने मान लिया बिल्कुल सही है। 90 कहाँ पर है, नीचे है, ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे। लेकिन ध्यान रखना गलती यहाँ हमसे ये होती है कि ये 0 के ऊपर ही तो 1 है और ये 0 के नीचे 1 है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। अब ध्यान रखना आप लोग, ये भी तो एक क्या है पॉइंट हुआ, नहीं हुआ, हाँ या ना, ये भी तो एक क्या हुआ 0 डिग्री वाला पॉइंट हुआ। तो मैं लिख दे रहा हूँ 1। आप कहोगे ये कौन सा है, तो नीचे लिख दे रहा हूँ भूमध्य रेखा, समझ में आ जाएगा। तो भैया टोटल पॉइंट कितने हुए आप लोगों के, 9 दूनी 18, 181, और यही सही आंसर होता है। और ये क्वेश्चन मोस्टली लोग गलत कर देते हैं। वहाँ पर पूछता है कि भाई बताओ टोटल अक्षांश पॉइंट कितने हैं, तो सोच बैठते हैं वो अक्षांश रेखाएं पूछना चाह रहा है। अरे वो अक्षांश रेखाएं नहीं पूछना चाह रहा है, वो आप लोगों से अक्षांश पॉइंट पूछना चाह रहा है, जो यहाँ ऊपर पॉइंट बनाता और एक नीचे बनाता, वो पॉइंट पूछना चाह रहा है कि कितने बने हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, 90 ऊपर देखो 0 डिग्री हो गया, 1 से गिनेंगे तो 90 ऊपर और 0 से नीचे 90, कितने हो गए 180। एक जो आपने अभी छोड़ देते हो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करना है। अब लेकिन ध्यान रखना, फिर कहोगे दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, तो मैं बता दे रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा इधर, ठीक, हाँ जी ठीक है, यहाँ पर पूछेगा टोटल अक्षांश रेखाएं। अब पूछ रहा है कि भैया अब की बार उसने साफ साफ वर्ड बोला है अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी। अभी नहीं पूछा था उसने, अभी अक्षांश पॉइंट पूछे थे उसने, अब कह रहा है रेखाएं कितनी होंगी। तो अभी हम लोगों ने निकाला, भाई मैंने बोला अक्षांश जो होती हैं, जो रेखाएं होती हैं वही तो बाद में पॉइंट में बदल जाती हैं। तो अक्षांश टोटल पॉइंट कितने हैं आप लोगों के 181 है, इतना समझ में आ गया। लेकिन इनमें से कितनी ऐसी रेखाएं हैं जो रेखाएं नहीं बनेंगे, ऐसे कितने पॉइंट है जो रेखाएं नहीं बन सकते हैं। तो कितने हुए, एक तो ये हो गया भैया जो पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, रेखा नहीं बन पाएगा, और एक कौन हो गया नीचे, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल कितने हो गए, 2 पॉइंट ऐसे हो गए जो क्या नहीं बन सकते हैं, रेखा नहीं बन सकते हैं। ये रेखा है लेकिन ये दोनों पॉइंट रेखा नहीं बन पाएंगे, तो इनकी संख्या हो जाएगी 179। और ये दोनों क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को देता है कि बताइए टोटल अक्षांश पॉइंट कितने होंगे, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसी को कहते हैं। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। अभी हम लोगों ने केवल और केवल अक्षांश के बारे में पढ़ा है, इसके बाद में हम आगे का देशांतर के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है ना। तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब एक ऐसा चित्र है जिस पर हम पूरी पृथ्वी को दर्शा सकते हैं, लेकिन कैसा है ये ध्यान रखना कि आप लोग को इसको दर्शा सकते हो। अब आपसे पूछेगा क्या भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है, हाँ या ना,
बिल्कुल सही बात है। अरे हम तो इमेजिन ही कर रहे हैं कि ये भूमध्य से होकर जा रही है, लेकिन बट आपको पता है ये कहाँ से होकर जा रही है, सरफेस से होकर जाती है। तो इसको हम एक तरीके से काल्पनिक रेखा भी कह सकते हैं। तो भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो सरफेस से होकर जाती है, सेंटर से होकर नहीं जाती है। आई होप इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग एक बार इसको रिवाइज भी कर लेना। और इसको क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले में, जहाँ से छोड़ा है ग्लोब चल रहा है, इसके आगे का हम पढ़ेंगे। अब हम इस ग्लोब पर अपनी पृथ्वी को अपने भारत इंडिया के नक्शे को दर्शाएंगे और देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट कहाँ आता है। ठीक है, अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल या आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना हमें वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।